Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. First of all, a very happy Deepavali to all of you. Now आज की इस वीडियो में हम एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2022 का. नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है. देखिए, वी हैव टोटल ऑफ 2 एडिटोरियल्स जिससे आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एडिटोरियल इज फ्रॉम द हिंदू, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के अगेंस्ट कुछ यहाँ पर डिसीजंस लिए हैं. इसको हम प्रॉपर्ली ब्रेक करेंगे एंड डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एज टू व्हाई एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट कैन टेक दीज डिसीजंस और क्या डिसीजंस यहाँ पर लिए गए हैं. और सेकंड जो एडिटोरियल है वो इंडियन एक्सप्रेस से है, जहां पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनके थर्ड टर्म के बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, क्या चीजें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीजें इंडिया के लिए है प्लस चाइना के लिए है. किस तरीके से चाइना की जो लीडरशिप है वो लगातार चेंज हो रही है एंड इट इज नॉट चेंजिंग फॉर गुड बट इट इज चेंजिंग फॉर बैड. इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल, जहां पर हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हेट स्पीच के बारे में. देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन किया है. सिंपली मीन्स कि हेट स्पीच के ऊपर काफी दिनों से जो मैटर्स पेंडिंग थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो डिसीजन लिया है. देखिए, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी पुलिस है, पुलिस देखिए 3 स्टेट्स की पुलिस को यहां पर स्पेशल फोकस में लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज दिल्ली, यूपी एंड उत्तराखंड. इन तीनों ही स्टेट की जो पुलिस हैं, इनको बोला गया है कि आपको प्रोएक्टिव रहना है. एंड सेकंड चीज, आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं, आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं, इमीडिएट लीगल एक्शंस लेने हैं. अगर किसी भी तरीके का आपके ऊपर हेट स्पीच का अगर आप कोई भी केस सुनते हैं या फिर किसी भी तरीके का आपको कोई भी ऐसा मैटर दिखाई देता है जहां पर हेट स्पीच का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुलिस को हमेशा प्रोएक्टिव रहना है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कंप्लेंट का वेट नहीं किया है. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वेट नहीं किया है कि कोई आकर यहाँ पर मेरे यहाँ पे कंप्लेन करेगा, कोई अपना रिट जो पिटिशन है वो फाइल करेगा, उसके बाद में जाकर ये डिसीजन लूंगा. बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन खुद से लिया है. इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज सुओ मोटो डिसीजन. सुओ मोटो का मतलब है जहां पर बिना किसी अपील के, बिना किसी केस के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट खुद से कोई भी डिसीजन ले सकती है. आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने बोला है कि अगर पुलिस के पास कोई भी हेट स्पीच से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है एंड अगर पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तो उस पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करने का जो धारा है वो स्टार्ट हो जाएगी. What does it means? सिंपल वर्ड्स में बोले कि अगर पुलिस को किसी भी हेट स्पीच से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है और अगर पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तो ये माना जाएगा कि पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा की उल्लंघन कर रही है. उस बात को नहीं माना जा रहा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अभी सीधे सीधे कहा है कि आपको हर एक ऐसे स्टेप पे एक्शन लेना होगा जहां पर हेट स्पीच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है. आई होप आप समझ रहे हैं. तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दिल्ली, यूपी एंड उत्तराखंड, इन तीनों ही स्टेट्स की जो पुलिस है उन तीनों को इस चीज के बारे में बोला गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट ये भी बोला है कि इंडिया के अंदर जो हेट का क्लाइमेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सेरेमनीज देखी जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखे जा रहे हैं जहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो हेट स्पीचेस है वो लगातार मतलब फैलता जा रहा है. मतलब इट इज नॉट डिक्रीजिंग, रादर इट इज इंक्रीजिंग. तो इंक्रीज होने के कारण जो इंडिया के अंदर जो कंटेम्प्ट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन यहां पर लिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि बहुत सारे ऐसे केसेस तो देखे गए हैं जहां पर हेट स्पीच हो रही है बट उनके अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है. मतलब पुलिस इज नॉट टेकिंग इनफ एक्शन अगेंस्ट देम. उसके कारण क्या हो रहा है? देखिए, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन हेट स्पीच के अंदर इन्वॉल्व है और अगर पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, तो हो सकता है कि कोई सेकेंड पर्सन हेट स्पीच से रिलेटेड कोई भी ऐसे चीज को करने से पहले सोचेगा, राइट. बट अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है तो सेकंड पर्सन भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहेगा कि पुलिस यहां पर कुछ भी नहीं कर रही है, तो आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू. मैं जो करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, राइट. इसी चीज को यहां पर ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यहां पर इन एक्शन देखा जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के अंदर प्रॉपर लॉज है, प्रॉपर कानून है इंडिया के अगेंस्ट कि कोई भी पर्सन अगर हेट स्पीच करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है. नाउ यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली हेट स्पीच होता क्या है. हम हेट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज हेट स्पीच? देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हेट स्पीच 2 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, राइट. नाउ स्पीच इज वेरी सिंपल, समथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हम सुनते हैं, राइट. इन सब चीजों को बोलते हैं स्पीच. नाउ हेट का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी बातचीत, कोई भी ऐसा एजेंडा, कोई भी ऐसी बातचीत, कोई भी ऐसी चीजें जो हम बोलते हैं या फिर हम सुनते हैं जिसके थ्रू
एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट करना स्टार्ट कर दे, मतलब एक कम्युनिटी को अगर भड़काया जाए किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज हेट स्पीच। आई होप आपको इस चीज को प्रॉपर्ली समझ आ चुका होगा। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह भी कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैनी इंस्टांसेस, मतलब बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसे हैं जहां पर ये जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी स्फीयर में, मतलब उनके प्लेसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर हेट स्पीच देखा जा रहा है। मतलब कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिसके कारण जो रिलीजियस हार्मनी है, मतलब जो शांति है, वो भंग हो रही है। फ्रेटर्निटी यहां पर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? भाईचारा। ठीक है, तो भाईचारा बहुत कम हो रहा है। एंड और जो ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, सिंपल वर्ड मतलब शांति। तो हार्मनी, फ्रेटर्निटी एंड ट्रैंक्विलिटी जो है ये तीनों ही काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। Now, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे हेट स्पीच के केसेस हो रहे हैं, बट इसके बावजूद पुलिस यहां पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, जिसके कारण कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हेट स्पीच से रिलेटेड कोई भी काम करना होता है तो उसके मन में कभी एक फियर नहीं आता है, डर नहीं आता है कि इसके अगेंस्ट पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको यह भी समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो हेट स्पीच है वो रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर हो रहे हैं। रिलीजियस गैदरिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर हिंदू का कोई भी फेस्टिवल है तो वहां पर आकर कोई ना कोई लीडर जो है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देते हैं जिसके कारण जो बाकी माइनॉरिटी की जो मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट जो लोग हैं वो भड़कना स्टार्ट कर देते हैं। नो दिस थिंग इज कॉल्ड एज हेट स्पीच, जहां पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोलती है और जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका इंटरवेंशन यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल रिलीजियस लीडर्स थे जो कुछ भी बोल करके बहुत इजीली बच जा रहे थे, जहां पर पुलिस उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। नाउ दिस वाज द थिंग जिसके कारण प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही थी। नाउ इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म और जो फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही बोल्डली लिखा हुआ है। यहां तक कि जो हमारा प्रियम्बल है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी ये दोनों चीजें बहुत ही बोल्डली मेंशन्ड है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है सिंपल सी मतलब शब्दों में कहें तो जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबको जो भारतीय गवर्नमेंट है, जो भारतीय सरकार है, वो इक्वल प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आई होप आप समझ रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जितने भी धर्म हैं उनको आप इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। देखिए, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा। सेक्युलरिज्म दो पार्ट्स में होती है, मतलब सेक्युलरिज्म दो तरीकों की हो सकती है। एक को कहते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सेकंड को बोलते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म। देखिए, नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया फॉलो नहीं करती है, इंडिया फॉलोज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नाउ, और जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं दे फॉलो नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नाउ, इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूएसए है, यूएसए ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि हम किसी भी धर्म को कोई भी यहां पर हेल्प नहीं देंगे, कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। तो आई होप आप नेगेटिव समझ गए। नेगेटिव का मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है कि स्टेट किसी भी धर्म को किसी भी तरीके का हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। एंड सेकंड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वो है जहां पर जो इंडिया में फॉलो होता है। पॉजिटिव में इंडिया बोलता है कि हम हर एक धर्म को इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, इक्वल हम उनको हेल्प करेंगे किसी भी पर्टिकुलर चीज में, हर टाइप में सेक्युलरिज्म हम पॉजिटिव रखेंगे, मतलब हर एक धर्म को हम इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। मतलब अगर हिंदुइज्म को कुछ मिल रहा है तो इस्लाम को भी मिलेगा, ज्यूज को भी मिलेगा, क्रिश्चियंस को मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, राइट, हर एक चीज को मिलेगा। बट अगर ये सारी की सारी कम्युनिटीज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है कि हम इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं देंगे, ताकि सबके सब लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर है, जिसको जो करना है अपना खुद से करे, स्टेट उनकी किसी भी तरीके का हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को आप प्रॉपर्ली समझ गए। एंड सेकंड चीज जो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, जैसा हमने अभी बात की थी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। तो सिंपल वर्ड्स में बोले कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है प्लस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ऑल्दो कम्युनिटीज अलग अलग हैं, बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो दोनों इंडियंस ही तो हैं, राइट। तो दोनों सेम कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो इसीलिए वो एक सिंगल, एक ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है वो उन सबके बीच में होना चाहिए। इनको कभी भी किसी भी कंसेप्ट के ऊपर डिवाइड करना सही नहीं होगा, जस्ट बिकॉज एक जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, इस बेसिस पर किसी को भी डिवाइड करना वो बिल्कुल सही नहीं होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो हेट स्पीच का जो इशू है कब स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर हरिद्वार के अंदर ये केस आता है जहां पर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने क्या किया था, हरिद्वार में कुछ हिंदूज थे, मतलब हिंदू थे, जिन्होंने अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोले थे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको जीने का कोई हक नहीं, राइट, उनको मार देना चाहिए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग काफी सारा हेट स्पीच जो है यहाँ पर काफी ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गया था।
नाउ डिस्पाइट द फैक्ट कि सब कुछ प्रॉब्लम पता चल गई थी, इसके बावजूद जो यहाँ की जो पुलिस थी, जो हरिद्वार की पुलिस थी, उन्होंने कोई भी इफेक्टिव एक्शंस नहीं लिए, इफेक्टिव उन्होंने डिसीजंस नहीं लिए। इसके कारण प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बीच में आना पड़ा था हरिद्वार के केस के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आपको किसी भी तरीके से काफी सारे करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एक जो अच्छी चीज ये हुई कि रुड़की के अंदर एक सिमिलर एक और कॉन्क्लेव ऐसा ही होने वाला था, ऐसी एक और मीटिंग होने वाली थी जिसके अंदर ऐसा ही शक था कि ऐसा ही फिर से हेट स्पीच फैल सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को पुलिस ने यहां पर होने से रोक दिया था। ठीक है, तो ये चीज तो अच्छी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ऑल्दो कुछ एक मीटिंग से यहां पर रुक गई, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। राइट, बहुत सारे जगहों पर अभी भी हेट स्पीच काफी बुरी तरीके से फैल रहा है, स्पेशली जो हिंदू के फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर देखा जा रहा है कि बिकॉज हिंदुइज्म इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो यहां पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट हेट स्पीच को यहां पर इन्वॉल्व किया जाता है। देखिए प्लीज डोंट ट्राई टू मेक दिस आर्टिकल पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस बेसिस पे, आपको इस चीज को प्लीज सुनने की जरूरत नहीं है। यू आर एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, राइट? यूपीएससी में एक चीज जो आपको समझना है दैट इज हाउ टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, आपको हर एक जो कम्युनिटी है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, सबके लिए आपको बैलेंस होने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो हिंदू फेस्टिवल्स है, ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो इस चीज को रोकना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है, उस चीज को हम इंडिया के अंदर सॉल्व कर सकें। ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। नाउ इसके अलावा देखिए पुलिस ने यहां पर बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए हैं कि जब भी ऐसा कोई भी रिलीजियस गैदरिंग्स होती है जहां पर हेट स्पीच वगैरह होता है, तो यहां पर देखा जा रहा है कि पुलिस ने जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके अगेंस्ट ही बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, जैसे कि उनके हाउसेस को डिमोलिश कर दिया गया है। राइट, उनके बहुत सारे उनको मतलब अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया गया है। द पॉइंट बीइंग यहां पर जो टारगेटेड कम्युनिटीज हैं वो भी माइनॉरिटीज हैं, राइट, और जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है वो भी यहां पर माइनॉरिटीज हैं। तो टेक्निकली जो विक्टिम्स हैं उनके अगेंस्ट यहां पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाना स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ फाइनली जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं, देखिए ऑथर का बोलना ये है कि ऑल्दो बहुत सारे डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए तो हैं, बट इसके बावजूद जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पर जो कुछ मुस्लिम लोग जो ग्रुप प्रेयर्स करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वहां पर देखा गया है कि जो पुलिस है उन्होंने उस पर्टिकुलर चीजों को भी रोकना स्टार्ट कर दिया है। राइट, ऑल्दो ये उनका रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, बट इसके बावजूद पुलिस उनको रोक रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, अगर वो किसी भी तरीके के हिंदू इवेंट्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है, बिकॉज दे माइट इनफिल्ट्रेट। मतलब वो कुछ किसी तरीके का दंगे हैं या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स है, वो सब करवा सकते हैं। इस चीज के लिए उनको घुसने नहीं दिया जाता है किसी भी हिंदू इवेंट्स में। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो एक्चुअली माइनॉरिटीज काफी ज्यादा फेस कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं, सोशल मीडिया है, इन सब के थ्रू भी काफी ज्यादा जो हेट स्पीच है वो काफी ज्यादा फैल रहा है। नाउ ऑथर यहां पर दो चीजों की बात करते हैं। पहला, ही टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव बायसनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव बायसनेस का मतलब है कि किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन आती है तो पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है, बट अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर कोई भी अगर कंप्लेन्स आ रही हैं तो पुलिस उनके अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन ले रही है। So this is called as administrative biasness, मतलब आप किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट ही एक्शंस ले रहे हो, सेकंड कम्युनिटी के अगेंस्ट एक्शंस नहीं ले रहे हो। राइट, दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सोशल प्रेजुडिस। सोशल प्रेजुडिस का सीधा सा मतलब है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, इट इज कॉल्ड एज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट आपने अपने मन में ऑलरेडी एक धारणा बना के रखी हुई है, मतलब यू ऑलरेडी हैव डिसाइडेड कि ये कम्युनिटी ऐसी ही है एंड दे कैन नॉट चेंज। तो जो उनका सोशल प्रेजुडिस जो है वो चेंज होने को तैयार नहीं है, और वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। राइट, तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बायसनेस और जो ये स्टीरियोटाइपिंग है, इन दोनों चीजों को सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज इंडिया को देखिए, इंडिया एक बहुत ही मल्टी रिलीजियस ग्रुप है, राइट, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, एक बहुत ही मल्टी डाइवर्स कंट्री है, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, जो डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट फैक्शंस हैं, ये लोग साथ में रहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है, जो इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है, इट शुड बी एक्चुअली अपहोल्डेड। तो इस चीज को अपहोल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल। जो चीजें भी वो कर सकते हैं उन्हें वो चीजें करनी चाहिए ताकि वो लॉ को प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर सके और हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन लेकर के हेट स्पीच को पूरी तरीके से बंद किया जा सके। राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ पाए कि किस तरीके से हेट स्पीच लगातार बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके के कुछ एक्शंस लिए हैं
जिस चीज को फॉलो करके पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरीके से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ यहां हम बात करने वाले हैं जी जिनपिंग के बारे में, अबाउट हिज थर्ड टर्म, और किस तरीके से मतलब चाइना का जो चेंजिंग पॉलिटिक्स है वो इंडिया को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस समझिए। अब सबसे पहले तो देखिए, इंडिया जो एज अ कंट्री है, इंडिया की सबसे जो दो इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकेंड इज पाकिस्तान। नाउ ये दोनों इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट साथ ही साथ हमारे इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों ही इंडिया के साथ डायरेक्टली बॉर्डर को टच भी करते हैं, और साथ ही साथ दोनों के साथ ही इंडिया के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस जो कि पाकिस्तान के अंदर होता है या फिर जो चाइना के अंदर होता है, उस चीज के बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे जो नेबर्स है, स्पेशली चाइना एंड पाकिस्तान, वो किस तरीके से अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चेंजेस ला रहे हैं। नाउ उस पर्टिकुलर चेंजेस का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी चीज के लिए हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली जी जिनपिंग का जो थर्ड टर्म है पावर के अंदर, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उससे पहले हम ट्राई करेंगे इस चीज को प्रॉपर्ली समझने का कि किस तरीके से जी जिनपिंग इस पावर में आ पाए हैं। नाउ इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस तरीके से जी जिनपिंग यहां पर पावर में आए हैं। देखिए एक चीज समझिए, आप यूएसए को जानते हैं, राइट। यूएसए में अगर आप प्रेसिडेंशियल पोस्ट को जानते हैं, जैसे कि आपको याद होगा जो ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, तो ओबामा रिमेन्ड प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स फॉर 4 years ईच, राइट, 2 into 4। ठीक है, बट उसके बाद व्हाई डिड ओबामा नॉट रन फॉर द थर्ड टर्म। ओबामा थर्ड टर्म प्रेसिडेंट के लिए क्यों फाइट नहीं किया उन्होंने, मतलब क्यों उन्होंने इलेक्शन को फाइट नहीं किया। द पॉइंट वॉज बिकॉज यूएसए के अंदर द मैक्सिमम लिमिट इज 2 terms ओनली। मतलब कोई एक प्रेसिडेंट अगर यूएसए में मतलब कोई एक पर्सन अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो मैक्सिमम ऑफ 2 times ही बन सकता है, वो थर्ड टाइम नहीं बन सकता है, राइट। दिस इज द सिंपल लॉ। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर देयर इज नो लिमिट। ठीक है, इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कितनी भी बार इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, देयर इज नो सच लिमिट। ठीक है, ये हो गया इजी टर्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि चाइना के अंदर क्या रूल है। देखिए चाइना के अंदर भी यूएसए का जो रूल था सेम वैसा ही रूल था, मतलब अभी नहीं है, मैं आपको अभी चेंज को एक्सप्लेन करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चाइना के अंदर भी सेम रूल था यहां पर, जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम ऑफ 2 बार ही बन सकता था फॉर 5 year ईच। मतलब एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो मैक्सिमम ऑफ 10 years के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता था। ना द पॉइंट इज व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर रूल मेड। नाउ रूल इसलिए बनाया गया था, आप जानते हैं कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे चाइना के, उनका नाम था मॉ जेडोंग। ठीक है, मॉ जेडोंग ने ये रूल लेकर आया था जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि कभी भी पावर जो है चाइना के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथों में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था। बिकॉज ऑफ दिस थिंग ही डिसाइडेड कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बनता भी है तो ही विल बी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम फॉर 2 year टर्म। ठीक है, तो अगर आप यहां पर जो जी जिनपिंग है इनकी बात करेंगे तो वो 2 टर्म अपना ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 5 years ईच का। ठीक है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में जितने भी प्रेसिडेंट है चाइना के वो मैं आपको शो करूंगा कि एग्जैक्टली कौन कितने साल तक रहा है। द पॉइंट बीइंग यहां पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, जो करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना ऑलरेडी 2 terms कंप्लीट कर लिया था, बट लास्ट ईयर जब इन्हें पता था कि दैट दिस इज माई लास्ट टर्म, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म के बाद मुझे थर्ड टर्म नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ द लॉ, इन्होंने क्या किया, ही एक्चुअली मॉडिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर दिया। नाउ व्हाट वर द मॉडिफिकेशंस डन। इन्होंने सबसे पहले तो ये चेंज कर दिया कि जो 2 term का जो लिमिट था ना, उन्होंने वो लिमिट को हटा दिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने 3 term लिख दिया, इन्होंने बोल दिया कि 2 term की जो लिमिट है उसको मैं हटा रहा हूं, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन अब चाइना के अंदर कितने भी टर्म के लिए प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग, दैट इज व्हाई जी जिनपिंग यहां पर थर्ड टर्म के लिए यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो बन पाए। नाउ देयर इज अ स्लाइट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए चाइना के अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर रिसेंटली जो उनके प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने जो मैक्सिमम प्रेसिडेंशियल लिमिट थी उसको चेंज करके अपने टेन्योर को और इंक्रीज कर लिया है। इट इज रशिया। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है उनका भी जो 2 terms खत्म हो चुका है 5-5 साल का, और रशिया के अंदर भी यही रूल था कि एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता था प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पर क्या किया, यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन थे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनकर के इस पर्टिकुलर चीज को, ये जो रूल है इस रूल को हटा दिया, और जो ये लिमिट थी 2 terms की उसको हटा करके अपने आप को वहां पर फिर से उन्होंने थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, सो दिस वाज द सिंपल थिंग दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जी जिनपिंग के लिए पॉसिबल हो पाया कि वो थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम ऑफ 2 बार ही बन सकता था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। अब चलिए आर्टिकल में वापस आते हैं।
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जो ऑथर है वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। द ऑथर वांट्स टू से कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ना हो, भले ही लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम हो, कम्युनिस्ट हो, अथॉरिटेरियन हो, किसी भी तरीके का हो, अगर कोई भी जो लीडर है, मतलब जो हाईएस्ट लीडर होता है, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो कुछ भी गलत करता है, मतलब जिसके थ्रू उसकी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं मेस में आ रही है, मतलब कि क्योस में आ रही है, मतलब कि प्रॉब्लम्स में आ रही है, तो कहीं ना कहीं लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि उसे स्टेप डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो जी जिनपिंग के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं, मतलब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वो बहुत ही खराब रहे हैं। मतलब ही हैज नॉट डन अ गुड जॉब, सिर्फ बाकी वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट चाइना की अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जी जिनपिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होने के कारण ऑल्दो इनके ऊपर प्रेशर तो काफी ज्यादा है कि इनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, लेकिन इनकी जो इंडिविजुअल छवि है, मतलब इनकी खुद के पार्टी के अंदर जो इनकी खुद की इंडिविजुअल इमेज है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि कोई भी इनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता है, राइट। ना ही इनके खुद की पार्टी के मेंबर्स, ना ही ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर इसे कुछ बोल नहीं पाता है। देखिए, इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज को शो करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट अभी रिसेंटली हुआ है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। चाइना के अंदर देयर इज वन पार्टी दैट इज कॉल्ड एज सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ दिस इज द पार्टी दैट इज इन पावर राइट नाउ। ठीक है, अब देखिए, सीसीपी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जी जिनपिंग के साथ में है, मतलब जो उनके पक्ष में है, प्लस सीसीपी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके ऑपोजिशन में है। ठीक है, नाउ अब जानते हैं जो जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट बने हैं, इससे पहले चाइना का प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? उनका नाम था हु जिनताओ। ठीक है, हु जिनताओ उनका नेम था। लेट मी शो यू। नो, अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको चाइना के जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं इन सब के बारे में पता चलेगा। देखिए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वाज मो जेडोंग, जो कि 1954 में बने थे। जब चाइना आजाद होता है तो उस टाइम ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1959 तक, यानी कि 5 साल के टर्म के लिए मो जेडोंग यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद लियू शाओकी जो थे वो बनते हैं। ऐसे करके अलग अलग पर्सन जो है वो चाइना के बनते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी थे, इट वॉज एक्चुअली मो जेडोंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थे। एंड उसके बाद जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट रहे थे चाइना के अंदर, ही वाज हु जिनताओ। ठीक है, अगर आप हु जिनताओ को देखोगे तो हु जिनताओ वाज वन अमंग द पर्संस जिन्होंने अपना एक्चुअली 2 टर्म्स कंप्लीट किया था इन बैक टू बैक। मतलब 2003 में वो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद 2003 से लेकर के 2008 तक पहला टर्म उन्होंने कंप्लीट किया, 2008 से लेकर के 2013 तक उन्होंने दूसरा टर्म कंप्लीट किया। मतलब 2x5 का जो उनका जो मतलब लिमिट थी वो उन्होंने अपना कंप्लीट किया। ठीक है, सो मतलब दिस वाज द थिंग। यहां पर अब देखिए, जब हु जिनताओ जब अपने सेकंड टर्म में थे, दैट इज 2008 से लेकर के 2013 तक, इस पर्टिकुलर टाइम में जब हु जिनताओ प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस टाइम चाइना का वाइस प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? इट वाज जी जिनपिंग। ठीक है, जी जिनपिंग उस टाइम एक्चुअली प्रेसिडेंट हुआ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मतलब पॉइंट वाज 2013 के अंदर 14th ऑफ मार्च 2013 को अंदर जब हु जिनताओ का टर्म कंप्लीट होता है, उसके बाद हु जिनताओ ने एक्चुअली खुद से ही ये सामने से वो किया था, मतलब ये सामने से बोला था दैट जी जिनपिंग शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक है, और जी जिनपिंग को यहाँ पर 2013 के अंदर प्रेसिडेंट बना दिया गया था। 2013 से लेकर के 2018 तक फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, एंड 2018 से लेकर के 2023, ठीक है, 2023 एक्चुअली, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में जो जी जिनपिंग का जो सेकंड टर्म है वो एक्चुअली कंप्लीट हो जाना था, मतलब हो जाना था। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स कंप्लीट हो जाने थे, 2x5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। बट द पॉइंट वाज जी जिनपिंग ने यहाँ पर कुछ रूल्स चेंज कर दिए, जहां पर ये बोला गया कि अब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितने भी टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना रह सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द बिगेस्ट चेंज दैट वाज एक्चुअली मेड। नाउ हुआ क्या, जब ये पर्टिकुलर चेंज किया गया, जब जी जिनपिंग ने ये चेंजेस लाए कि कोई पर्सन का जो 2 टर्म की लिमिट थी वो लिमिट नहीं रहेगी, मतलब कोई पर्सन कितनी भी बार जो प्रेसिडेंट है वो बन सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ये हुआ कि जो हु जिनताओ थे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने खुद को भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के मतलब रन के लिए अपने आप को लाया। मतलब कि ठीक है, उन्होंने बोला कि दैट आई एम ऑल्सो रनिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दिस टाइम। मतलब कि हु जिनताओ भी 3rd टर्म के लिए यहाँ पर फाइट करने को रेडी हो गया, और जी जिनपिंग तो ऑब्वियसली ऑलरेडी रेस में थे। बट द पॉइंट वाज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर तब देखी गई जहां पर 2300 पीपल, जो कि चाइना की जो सीसीपी का जो 20th कांग्रेस था, मतलब कि जो हर 5 साल की जो मीटिंग होती है, उनकी जो मीटिंग हो रही थी, वहां पर देखा गया कि 2300 लोगों के सामने में जी जिनपिंग, दैट इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को उस पर्टिकुलर मीटिंग से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Now, Hu Jintao is not a simple person to be dealt with. मतलब Hu Jintao is a very very influential person in China. ठीक है, बहुत ज्यादा influential person है, बट इसके बावजूद आपको जो जी जिनपिंग है, इनकी वैल्यू तब पता चलेगी, मतलब इनकी कितनी ज्यादा कंट्रोल अभी इन्होंने अपने हाथों में रखी हुई है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस चीज को समझेंगे कि जी जिनपिंग ने यहाँ पर हु जिनताओ को फोर्सफुली
इस पर्टिकुलर मीटिंग से बाहर निकाल दिया जब हु जिनताओ ने ये बोला दैट आई ऑल्सो वांट टू रन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनको वहां पे उस मीटिंग से बाहर निकलवा दिया गया सो दैट ही कुड नॉट रन फॉर द प्रेसिडेंट और वो इजीली प्रेसिडेंट बन जाए, शी जिनपिंग इजीली प्रेसिडेंट बन जाए। ठीक है, नाउ समझते हैं कि हु जिनताओ का जो टर्म था वो किस तरीके का हुआ करता था। देखिए, जो हु जिनताओ थे वो 2003 में बनते हैं और 2013 तक यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो रहते हैं। ठीक है, ना इस पर्टिकुलर टाइम में चाइना ने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किया था। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट चाइना को जो अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग दे रहे हैं अभी आप, तो उसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो हु जिनताओ को जाता है। ठीक है, जो इंटरनल लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट था वो चाइना के अंदर पहली बार, जहां पर कुछ फ्रीडम दी गई थी प्रेस को, ठीक है, काफी सारे जो कुछ फ्रीडम वगैरह दिए गए थे डिफरेंट लीडर्स को कुछ बोलने के लिए, ये सब हु जिनताओ ने किया था। इसके अलावा जो ग्लोबल लेवल पे चाइना की जो वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई थी वो हु जिनताओ के टाइम में हुई थी। ठीक है, बहुत सारे जो मेजर पावर्स थे जैसे कि यूएस, रशिया हो गया, फिर जो नेबरिंग कंट्री जैसे कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई थी चाइना की, वो हु जिनताओ के टाइम में हुआ था। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि देखिए चाइना एक्चुअली पहले एक बैड पावर नहीं हुआ करता था, मतलब चाइना को पहले बैड पावर कंसीडर नहीं किया जाता था। चाइना वाज एक्चुअली कंसीडर्ड टू बी अ मतलब इट वाज एक्चुअली कंसीडर्ड टू बी अ ग्रोइंग पावर, अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग पावर, बट नॉट अ बैड पावर। ठीक है, नॉट इन अ बैड वे। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये देखा जा रहा था कि हु जिनताओ एक्चुअली जब ग्रो कर रहे थे, मतलब हु जिनताओ के लीडरशिप के अंदर जब चाइना ग्रो कर रहा था, इट वाज एक्चुअली गोइंग वेरी वेरी स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। ठीक है, बीजिंग एक सॉफ्ट पावर की तरह इमर्ज हो रहा था, मतलब कि सिर्फ एक मतलब मिलिट्री के दम पे नहीं, सिर्फ हार्ड पावर के दम पे नहीं, बट दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करके, दूसरी कंट्रीज को हेल्प करके यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। दिस वॉज चाइना फ्रॉम 2003 टू 2013। ठीक है, बट 2013 के अंदर जब ये चेंजेस होते हैं उसके बाद शी जिनपिंग यहां पर पावर के अंदर आते हैं और तब से इनका जो रिकॉर्ड है चाइना को एक टैग मिल गया बैड पावर का। ठीक, नो बैड पावर का जो टर्म है वो एक्चुअली शी जिनपिंग से रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू जो हु जिनताओ थे उनसे रिलेटेड नहीं है। नो अब समझते हैं कि जब शी जिनपिंग यहां पर 2013 के अंदर जब पावर में आते हैं तो उसके बाद इनका टर्म किस तरीके से रहा है। देखिए, कोविड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोविड का जो सोर्स है वो चाइना माना जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चाइना ने इस चीज को एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह रेडी किया था। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम आया था इसके ऊपर। इसके अलावा अगर ये नहीं भी था, अगर ये चीज नहीं भी थी, तो इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं तो कोविड पैंडेमिक एक बहुत ही डिजास्टर्स फैशन की तरह मतलब ट्रीट किया गया था शी जिनपिंग के द्वारा। अगर आपको याद होगा तो आपने कुछ न्यूज वगैरह देखे होंगे जहां पर जितने भी कोविड पेशेंट्स थे उनको रूम्स एंड चेंबर्स के अंदर लॉक कर दिया गया था। ठीक है, लॉक कर दिया गया था जब तक वो ठीक नहीं होते हैं। मतलब इट वाज द ह्यूमंस वर ट्रीटेड वेरी वेरी अनह्यूमनली, राइट, बहुत ही गलत तरीके से ह्यूमंस के साथ ट्रीट किया गया था, स्पेशली दोज पीपल जो कि चाइना के साथ जो कि कोविड से डील कर रहे थे। ठीक, इसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों से चाइना की इकोनॉमी लगातार स्लो डाउन हो रही है। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड था वो आप जानते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरह निकल रहा है, मतलब चाइना अपने जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उस चीज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाया है, गलत तरीके से उसको यूज कर रहा है। ये सारा का सारा जो श्रेय जा रहा है ये कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को जा रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इन सब के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं वो एक्चुअली शी जिनपिंग के कारण ही हुए हैं। ठीक है, एशियन नेबर्स के कारण, जैसे कि इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करें, ठीक है, वियतनाम की बात करें, म्यांमार की बात करें, इन सब के साथ चाइना के जो रिलेशन है वो लगातार डिग्रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज शी जिनपिंग यहाँ पर सॉफ्टली खेलने को रेडी नहीं है, मतलब वो हर चीज को बहुत ही अग्रेसिवली डील कर रहे हैं, वो बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए चाइना ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का। समझते हैं इस चीज को। देखिए, पहले तो मैं आपको इसको एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है। देखिए, वुल्फ वॉरियर को अगर आप समझेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अगर आपका होगा तो आप इस चीज को डेफिनेटली जानते होंगे, नहीं तो GS2 के अंदर भी इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूसेज होता है। देखिए समझिए, आप जानते हैं जो वुल्फ होते हैं, ठीक है, वुल्फ माना जाता है कि हमेशा पैक में शिकार करते हैं, मतलब पैक मतलब काफी ज्यादा झुंड में, काफी जो ग्रुप होता है उसके अंदर शिकार करते हैं। बट चाइना का मानना यह है कि वुल्फ वॉरियर का मतलब है कि हर एक सिंगल वुल्फ जो है, मतलब इफ देयर आर 10 वुल्फ्स, ठीक है, तो हर एक सिंगल वुल्फ जो है वो अकेले दम पर किसी का भी शिकार कर सकता है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस क्या है। इसका रेलेवेंस ये है कि जितने भी डिप्लोमैट्स हैं चाइना के, वो हर एक डिप्लोमैट इंडिविजुअल लेवल पे चाइना की सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को इंक्रीज करने के लिए किसी भी तरीके का एक्शन लेने को पूरी तरीके से उसको छूट दी गई है। फिर समझिए, सिंपल वर्ड्स में देखें तो चाइना के जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, भले वो इंडिया के अंदर पोस्टेड हो, राइट, वो यूएसए के अंदर पोस्टेड हो, वो रशिया के अंदर पोस्टेड हो, वो पाकिस्तान के अंदर पोस्टेड हो, कहीं पर भी पोस्टेड हो, आप जानते हैं डिप्लोमैट्स कौन होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो इंडिया की जो फॉरेन सर्विस है, IFS जो होता है इंडिया की फॉरेन सर्विसेज, वो इंडिया के डिप्लोमैट्स होते हैं। ठीक है, जो अगर आप IFS बनते हैं आगे जाकर तो यू विल बी द डिप्लोमैट ऑफ इंडिया। अब देखिए,
चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको ये छूट दी गई है, भले आप कहीं पर भी पोस्टेड हो, चाइना की बेनिफिट के लिए, चाइना की क्लेम्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो भी स्टेप लेना है आप वो स्टेप पूरी तरीके से ले सकते हैं, आपको किसी भी तरीके का रोका नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। और इस चीज को जो शी जिनपिंग है उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही अग्रेसिवली लॉन्च कर दिया है। इसके कारण क्या हो रहा है, जितने भी एम्बेसडर्स हैं वो कहीं पर भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राइट, मतलब कितना भी गलत हो, वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर चाइना के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या किसी और को इससे बेनिफिट हो रहा है या फिर किसी और को हार्म हो रहा है। राइट, वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो मतलब अगर ऑलरेडी शी जिनपिंग बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी देख ली, तो क्यों फिर उनको थर्ड टर्म दिया गया है। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो क्या चाइनीज कम्युनिस्ट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या हम उनको पॉलिटिकल शीप मान सकते हैं? क्या वो ऐसे शीप है जो कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो उनका लीडर है उनको? तो ऐसा नहीं, देखिए हम इनको ऐसा नहीं कह सकते। बट द पॉइंट इज सीसीपी के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक चीज आपको समझनी होगी। सेकंड चीज, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज, कुछ भी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जो लीडर होता है। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं जो लीडर है शी जिनपिंग जो है वो अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरीके से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो इसके कारण ही कोई पर्सन एक्चुअली इनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट स्टैंड ले नहीं पा रहा है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, नाउ समझते हैं कि चाइनीज लीडरशिप किस तरीके से चेंज हो रही है। तो जैसा हमने देखा कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब हु जिनताओ जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम एक्चुअली शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मतलब यहाँ के चाइना के। ठीक है, अभी जब प्रेसिडेंट बन गए हैं, जब शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो कहते हैं कि जब हु जिनताओ थे वो बहुत ही वीक लीडर थे और वो बहुत ही इजिकली पॉलिटिकल सेंस में ड्रिफ्ट हो जाते थे। मतलब अगर उनको कोई अच्छी चीज बोल दे तो वो ड्रिफ्ट हो जाते थे। और यहां तक कि उन्होंने ये भी बोला है कि हु जिनताओ के टाइम्स में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था। ठीक है, आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। मतलब जिस प्रेसिडेंट के अंदर आप काम कर रहे थे, जैसे ही आपने वो काम छोड़ा, मतलब जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट से हट के प्रेसिडेंट बनते हैं, आपने अपने ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स बोलने स्टार्ट कर दिए। दिस इज शी जिनपिंग फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा जब शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने एक एंटी करप्शन ड्राइव स्टार्ट कर दिया। एंटी करप्शन ड्राइव का सीधा सा मतलब था कि वो सारे के सारे लोग जो मेरी नजरों में करप्ट है उनको मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा। और एंटी करप्शन ड्राइव का एक्चुअली मेन एम ये था कि जितने भी ओपोनेंट्स थे शी जिनपिंग की, उन सारे के सारे ओपोनेंट्स को शी जिनपिंग ने उस पर्टिकुलर पार्टी से बाहर कर दिया, सीसीपी से बाहर कर दिया। ठीक है, हु जिनताओ ने जो भी फ्रीडम्स वगैरह दिए थे प्रेस वगैरह को, उन सारी के सारी फ्रीडम को छीन लिया। ठीक है, स्नफ आउट करने का मतलब होता है छीन लेना। ठीक है, इसके अलावा पूरे के पूरे चाइना को एक सर्विलियंस स्टेट बना के रख दिया। सारे के सारे पावर्स को उन्होंने अपने हाथों में रख लिया और एक पर्सनालिटी कल्ट को यहां पर मतलब वो कर दिया, डेवलप कर दिया। पर्सनालिटी कल्ट का मतलब होता है जहां पर आप एक इंडिविजुअल लीडर को मतलब भगवान की तरह पूजना स्टार्ट कर देते हो। तो चाइना के अंदर एक्चुअली यही हो रहा है, शी जिनपिंग को एक्चुअली गॉड की तरह कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो अभी रिसेंटली जो कांग्रेस हुई है, मतलब कांग्रेस का एक्चुअली मतलब होता है मीटिंग। ठीक, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो रिसेंटली 20th मीटिंग हुई है सीसीपी की, उसने सिर्फ और सिर्फ जो शी जिनपिंग थे उनकी सिर्फ तारीफें नहीं हुई है, सिर्फ उनके अचीवमेंट्स को नहीं बोला गया है, बट साथ ही साथ ये भी चेक किया गया है कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो शी जिनपिंग है उनके लॉयल हैं, और जो पर्सन लॉयल नहीं है उनको उस पर्टिकुलर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए ऑथर का यहां पर एक स्टेटमेंट है। ऑथर बोलते हैं दैट द रियल चैलेंज फॉर द स्ट्रॉन्ग मैन बिगिंस जब उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। देखिए शी जिनपिंग एक ऐसे पर्सन है जिनके पास अभी अनप्रेसिडेंटेड जो पावर है वो एक्चुअली आ गई है, मतलब उनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि कुछ भी कर सकते हैं, बट उनका एक्चुअल चैलेंज अब जाकर स्टार्ट होगा। जो अनचेक्ड पावर होती है वो आपको कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट है कि ऑल पावर टेंड्स टू करप्ट, मतलब किसी भी तरीके का पावर हो वो डेफिनेटली आपको करप्ट बना देगा, मतलब किसी न किसी सेंस में आपको करप्ट कर ही देगा। बट अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ गया, मतलब आपके पास इतना पावर आ गया कि कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो इट विल करप्ट यू एब्सोल्यूटली, मतलब आपको डेफिनेटली करप्ट कर देगा। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं रहा तो डेफिनेटली आप यहां पर करप्ट हो ही जाओगे, मतलब आप अपने मॉरल सेंस में, आप पॉलिटिकल सेंस में डेफिनेटली यू विल गेट करप्टेड। ठीक है, नाउ यहां पर ऑथर बोलते हैं कि जो शी जिनपिंग का जो थर्ड टर्म है उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा। देखिए हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी था शी जिनपिंग का, उससे में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखे थे। इंडिया ने सोचा था कि चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऑथर बोलते हैं कि थर्ड टर्म में भी ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर आप कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही हो जाओगे, बिकॉज शी जिनपिंग कुछ नया ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो वही चीजें ऑफर कर रहे हैं जो पहले ऑफर कर रहे थे। हो सकता है कि वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को और ज्यादा टाइट कर दे ताकि वो फोर्थ टर्म भी प्रेसिडेंट बन पाए इजीली। ठीक है, इसके अलावा और ज्यादा जो असर्टिव पॉलिसीज है वो उस चीज को भी लेकर आ सके। राइट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑथर का बोलना यह है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना वो सही नहीं होगा बिल्कुल भी।
ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट ये है कि चाइना के अंदर जो अथॉरिटेरियन रूल है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म के इंक्रीज होने के कारण पॉइंट ये है कि सिर्फ चाइना के अंदर नहीं बट पूरे ग्लोबल लेवल पे जो चाइना की इमेज है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है चाइना का वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसा लीडर हो जो कि चाइना को एक अच्छे इमेज के साथ आगे बढ़ाए, बट शी जिनपिंग यहाँ पर गलत इमेज के साथ इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। देखिए, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इंडिया जो है चाइना का इमीडिएट नेबर है, प्लस चाइना से इंडिया को एक डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इसलिए इंडिया हमेशा चाहता है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करके रखे। बट द पॉइंट इज, जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं तब से इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो लगातार डिक्रीज हुआ है। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बिकॉज आप जानते हैं कि चाइना लगातार क्लेम कर रहा होता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को, कभी अक्साई चीन को, लगातार इन सब चीजों को क्लेम कर रहा होता है जो एक्चुअली इंडिया का पार्ट है, राइट। तो इन सब के कारण क्या होता है, जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के बीच में वो लगातार डिग्रेड हो रहा है। और ऑथर का कहना यह है कि थर्ड टर्म में जब आए हैं शी जिनपिंग तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप और ज्यादा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हैं शी जिनपिंग ने फिर से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर ली है। मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब होता है हार्ड पावर, मतलब कि अगर आप इजीली बात को नहीं मानोगे तो हम मिलिट्री के फोर्स पे आपसे बातों को मनवाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब दिस इज द सेइंग ऑफ चाइना एक्चुअली। ठीक है, इसके अलावा चाइना चाहता है कि उसके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को इंक्रीज करें। हर चीज को वो चाहता है कि जो आसपास की टेरिटरीज है उसको चाइना के अंदर मिला ले। जैसे आप जानते हैं कि ताइवान का इशू जो है, राइट, आसपास जो साउथ चाइना सी का इशू है, इन सब एरिया को आप जानते हैं चाइना लगातार क्लेम करता रहता है। ठीक है, जितने भी ऐसे टेरिटरीज है जिसको चाइना क्लेम कर रहा है, उस चाइना उन सबको सीज करने की कोशिश कर रहा है। नो, ऑथर का कहना यह है कि दिल्ली यानी कि जो इंडिया है, इंडिया को बहुत ही हार्डर काम करना होगा, प्लस बहुत ही फास्टर काम करना होगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को करना यह होगा कि किसी तरीके से इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इमर्ज ना हो। फाइनली अगर आप चाइना के क्लेम्स को देखते हैं तो देखिए, दिस इज इंडिया, दिस इज जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो है। ठीक है, चाइना को देखिए, चाइना ऑलमोस्ट हर एक इस रीजन को क्लेम कर रहा है। दिस इज ताइवान। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसको एक्चुअली चाइना क्लेम कर रहा है। कुछ आइलैंड्स यहाँ पर है जो कि एक्चुअली वियतनाम के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ आपने सुना होगा, ठीक है, इसके अंदर आता है, उसको भी चाइना क्लेम कर रहा है। फिलीपींस के पास में कुछ यहाँ पर आइलैंड्स हैं जिसको चाइना क्लेम कर रहा है। यहाँ पर मलेशिया के पास कुछ आइलैंड्स है, इसको चाइना क्लेम कर रहा है। बट द पॉइंट इज, चाइना चाहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द रीजन, जो इस रीजन के अंदर एरियाज हैं, उन सबको क्लेम करके चाइना अपनी जो उसकी खुद की बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर रखे। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग दैट इंडिया एंड द वर्ल्ड नीड्स टू बी अवेयर ऑफ। ठीक है, इस चीज को अवेयर करके तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे दोनों आर्टिकल्स। आई होप आपको दोनों ही चीजें प्रॉपर्ली डिटेल में समझ आ गई, जहां पर हमने पहले सुप्रीम कोर्ट और हेट स्पीच के बारे में बात की, और सेकंड हमने जो शी जिनपिंग थे इनके थर्ड टर्म के बारे में बात की कि एग्जैक्टली किस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड पावर जो है एक सिंगल पर्सन के हाथों में कंसंट्रेट होती जा रही है। इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर्स के अंदर इस चीजों को कोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, उसको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।